बड़ों ने किया कमाल, अब छोटे मचाएंगे धमाल, क्योंकि सीरीज शुरू होने वाली है कुछ ही घंटों के अंदर, जिसमें है जिम्बाब्वे और इंडिया। इन दोनों की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया, भाई पहले तो इंडिया के लिए तालियां, पहले इंडिया के लिए तालियां। आपकी मर्दानगी को सैल्यूट है कि आपने जो वर्ल्ड कप के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर जिन प्लेयर्स ने रेगुलर प्लेइंग 11 में हिस्सा लिया, आपने उनको रेस्ट करवाया, आपने उनको बोला बेटा आप लोग वर्ल्ड कप एंजॉय करो। जो प्लेयर्स नहीं खेल पाए अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप के अंदर, आपने उनको जाने दिया कि भाई ठीक है आप लोग जाओ जिम्बाब्वे के सीरीज खेलो। तो जिस तरीके से ये प्लेयर्स की रोटेशन है इंडिया की कि भाई एक प्लेयर को रेस्ट देना है, जिस तरीके से वो उनको मैनेज कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इंडिया के लिए। उस बात के लिए पहले तो बहुत सारी तालियां बनती हैं। अब मैच के ऊपर आते हैं, जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच के ऊपर। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। देखिए इंडिया की प्लेइंग 11 भी मैंने आपको पहले बताई थी, मगर एक बार फिर भी बता दूंगा। और कल के मैच से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शाम को 4 बजे शुरू होगा, जबकि इंडियन वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा शाम को 4:30 बजे। तो भाई पहले तो ये कह देता हूं कि शर्म कर लो पाकिस्तानियों। अभी अगर तुम्हारी पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे जाती ना, तुम्हारे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, तुमने पूरी की पूरी पाकिस्तान के जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी है ना उनको भेज देना था कि जाओ बेटा जिम्बाब्वे से बच के आओ। क्योंकि अब तो जिस किस्म की हमारी टीम हो चुकी है, हमारी फट रही है कि भाई ये जिम्बाब्वे भी हमको पेल ना दे, ये जिम्बाब्वे भी हमको हरा ना दे। और बाकी में जैसी कंडीशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को कोई भी हरा सकता है। अगर यूएसए हरा सकता है जो कि पहली दफा खेल रहा था, तो भाई कोई भी हरा सकता है। और जिम्बाब्वे जैसी टीम से तो भाई पाकिस्तान की वैसी फटके। और भले ही बाबर आजम की बड़ी फेवरेट टीम हो, मगर पिछली कुछ इनिंग के अंदर देखते हो तो भाई बाबर के जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कोई रन नहीं है। बाकियों के खिलाफ तो चलो नहीं थे समझ में आता था बड़ों के खिलाफ, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बाबर आजम के कोई भी रन नहीं है। ये थोड़ी अजीब और गरीब सी हैरत करने वाली बात है। फिर हमारे जो ओपनर्स की मैं बात करूं इंडिया के, तो शुभमन गिल को इस टाइम कप्तान बनाया गया, साथ में यशस्वी जायसवाल आएंगे। ये जोड़ी जो है ना, ये फ्यूचर की जोड़ी है। ये आपको इंडिया में मजीद ऐसे काम करते दिखाई देंगे। इंडिया का जो फ्यूचर है वो जायसवाल और गिल के ही हाथ में है, क्योंकि रोहित और कोहली को रिप्लेस करने के लिए कोई तो चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इंडिया ने फैसला कर लिया कि भाई वो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को एज एन फ्यूचर देख रहे हैं वो। हालांकि यहाँ पर एक और अभिषेक शर्मा है, उनको भी कंसिडर किया जा सकता है अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे दी तो। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के जायसवाल और गिल जो है वो सबसे बेस्ट नजर आ रहे हैं आपको। फिर वन डाउन पे ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ साहब, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यार इंडिया का टैलेंट बड़े कमाल का है, आप कुछ भी मानो या ना मानो, लेकिन इंडिया का जिस किस्म का टैलेंट है भाई, सैल्यूट है इंडिया के टैलेंट को। उन्होंने जो प्लेयर्स अपने बनाए हैं, जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को तैयार किया है, एक एक प्लेयर उनका पीछे बैकअप में तैयार बैठा हुआ है। फिर नंबर 4 के ऊपर संजू सैमसन साहब जो वर्ल्ड कप में नहीं खेल सके अनफॉर्चुनेटली, किसी भी मैच की प्लेइंग 11 के अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। हालांकि वार्म अप मैच के अंदर अगेंस्ट बांग्लादेश उनको चांस दिया गया था, मगर फिर भी किसी प्लेइंग 11 के मैच में वो शामिल ना हो सके। तो इस बार संजू भाई के लिए एक और मौका है कि बेटा पेल डालो, जितना दिमाग में गुस्सा है, जितना दिल में गुस्सा है, सारा उतार दो इन जिम्बाब्वे वालों के ऊपर और बता दो बाबर आजम को कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे बैटिंग की जाती है। क्योंकि बाबर आजम आजकल जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बिल्कुल ही फेल है, उससे तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बिल्कुल रन नहीं कर रहे। तो संजू सैमसन जो कि फ्यूचर विकेट कीपर बैट्समैन है, वो खेल रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे रेयान पराग साहब, और रेयान पराग साहब जो हैं ये आपको सरप्राइज करते दिखाई देंगे। मेरी मानो या ना मानो, मगर ये बंदा इस सीरीज के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर बन सकता है। बिकॉज जितना इसने हमें आईपीएल में करके दिखाया कि इसके अंदर कितना टैलेंट है और ये टैलेंट को यूटिलाइज करके आगे क्या कर सकता है, तो यकीनन 100% गारंटीड मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई रेयान पराग जो है वो आपको फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर रेयान पराग को सपोर्ट कर रहे हैं, सबके लिए तालियां, क्योंकि रेयान पराग वाकई में डिजर्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और नाम है रिंकू सिंह। इनको भी वर्ल्ड कप में मौका नहीं दिया गया, बल्कि इनका तो स्क्वाड में भी नाम नहीं था, रिजर्व में नाम था। और रिंकू सिंह जो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अकेले सिंगल हैंडेडली मैच को बदलने की ताकत रखते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करते हैं। जब आपको 30 रन चाहिए हो 5 बॉलों में, और रिंकू सिंह क्रीज पर मौजूद हो, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये पॉसिबल है, ये रिंकू सिंह कर सकता है, बिकॉज उसने पहले भी ये काम करके दिया है। और रिंकू सिंह ने का एक ऑरा है, उसका एक स्टैंडर्ड है बहुत ही आउटस्टैंडिंग। नितेश रेड्डी के बारे में खबरें आ रही है कि भाई वो इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी इंजरी है, तो यहाँ पर नितेश रेड्डी को हो सकता है बाहर बिठा दिया जाए। हाँ, नितेश रेड्डी को बाहर बिठाकर आप लाओगे किसको, आप तुषार देशपांडे को ला सकते हो, वो तो मतलब ऑलरेडी मेरी प्लेइंग 11 में होंगे, मैं भूल गया था। शार्दुल ठाकुर को आप लेके आ सकते हो यहाँ पर हमारे खूबसूरत से नितेश रेड्डी साहब की जगह पर, क्योंकि आप जानते हैं कि शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं और बड़े ही एक्सीलेंट किस्म के प्लेयर हैं। फिर रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर रह चुके हैं, और उनको पता है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे मैंने जिम्बाब्वे को पेलना है। तो रवि बिश्नोई भी आपको दिखाई देंगे। फिर आवेश खान को मौका दिया मैंने, आवेश खान बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही ब्रिलियंट है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये बॉलर है। फिर हमारे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर खलील अहमद नाम है इनका मेरे ख्याल से, हाँ खलील अहमद।
इंडिया के ये खलील अहमद भी आपको बहुत ज़्यादा बड़े सरप्राइजेस करते हुए दिखाई देंगे, मेरी बात ये लिख के रख लो। फिर आखिर में आएंगे तुषार देशपांडे। तो ये है मेरी इंडिया की प्लेइंग 11 जो कि आपको नज़र आ रही है। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही एब्सोल्युटली फाइन है और मेरे ख्याल से हरारे का स्टेडियम है, तो वहाँ पर इंडिया को हेल्प मिलेगी। और इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो जिम्बाब्वे को शायद 50 या 60 पे ऑल आउट करके ये टारगेट चेज भी कर लें। लेकिन मैं बात कर रहा था जिम्बाब्वे की इंडिया की बहादुरी की, कि इंडिया की जो टीम है एक यंग टीम है, बिल्कुल ही न्यू टीम है। इसमें से किसी भी प्लेयर ने वर्ल्ड कप का कोई भी मैच नहीं खेला है, किसी भी प्लेयर ने वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला है। इंडिया ने एक टोटली न्यू यंग टीम को भेजा है कि बेटा जाओ और जाकर जिम्बाब्वे को हराओ, क्योंकि भाई जो इंडिया के मेन प्लेयर्स हैं वो इस टाइम पर वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन करने में बिजी हैं यार। सुबह के 6 बजे उनकी फ्लाइट लैंड हुई, रात को 12 बजे तक जो है वो रोड्स के ऊपर खाली जो है वो परेड करते रहे, जो उनकी विनिंग परेड होती है वो करते रहे। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि भाई इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो फुल्ली तौर के ऊपर जो है फॉर्म में है, चाहे वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो। ये जो प्लेयर्स हैं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको होना चाहिए था नहीं है, जिसमें रजत पाटीदार है और यहाँ पर जो है श्रेयस अय्यर है, वेंकटेश अय्यर हैं। मैं कितने प्लेयर्स का नाम लूँ, स्पेशली मयंक यादव को मुझे लगता है होना चाहिए था, बिकॉज इंडिया की बॉलिंग की ताकत को अब आगे फ्यूचर वही है। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने अपना करियर बनाया है, अभी 34-35 साल के आई थिंक हो गए वो, तो शायद वो 2 या 3 साल और खेलेंगे। लेकिन जितना भी वो खेलेंगे, अगर मयंक यादव को तब तक तैयार कर लिया ना, मयंक यादव आपके पास एक बहुत बड़ी चीज़ तैयार हो जाएगी। मैं गारंटी कह सकता हूँ, मेरी फटती है जब मैं मयंक यादव को बॉलिंग करते देखता हूँ। 155 की बॉलिंग, 155 की स्पीड के ऊपर कंटिन्यूसली बॉलिंग करना कोई मजाक नहीं है, और ये काम करता है मयंक यादव। तो मेरे ख्याल से अगली जो भी सीरीज हो, चाहे वो श्रीलंका के अगेंस्ट हो, किसके अगेंस्ट हो, उसके अंदर केएल राहुल की भी वापसी होगी, उसके अंदर मयंक यादव भी आएंगे, उसके अंदर इंडिया के वो प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा जो कि इस टाइम पर बैक में मौजूद है। एक तो इंडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास टीम्स ही ऐसी मौजूद हैं, प्लेयर्स ही ऐसे मौजूद हैं कि ये एक टाइम के ऊपर 4-4 और 5-5 इंटरनेशनल टीम्स बना सकते हैं। आप खुद सोचेंगे कोई ऐसी कंट्री है जो कि 4 या 5 इंटरनेशनल टीम्स बना सकती है एट अ टाइम, कि उनके पास इतने प्लेयर्स मौजूद हैं आईपीएल में, इतना उनको आईपीएल ने जो है वो करके दिया है। लिटरली मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि लोग कैसे कहते हैं कि आईपीएल टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आईपीएल ये आईपीएल वो, आईपीएल को खाम में गालियां देते हैं, क्योंकि ये सारा टैलेंट आपको आईपीएल में दिखाई दे रहा है, आईपीएल से ही दिखाई दे रहा है। और जो इंडियन टीम में प्लेइंग 11 में अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़ दो, तो बाकी सारे के सारे प्लेयर्स जैसे कि सूर्य कुमार यादव हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ये सारे प्लेयर जो है वो आईपीएल से निकल कर आए हैं। हार्दिक पांड्या भी आईपीएल प्रोडक्ट है, जसप्रीत बुमराह भी आईपीएल के प्रोडक्ट है, अर्शदीप सिंह हो गए। तो इंडिया के जितने भी प्लेयर्स इस टाइम पर आपको इंटरनेशनल में खेलते दिखाई देते हैं वो सब के सब आईपीएल के प्रोडक्ट है। तो पता नहीं लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई आईपीएल जो वो अच्छा काम नहीं कर रही, आईपीएल प्लेयर प्रोड्यूस नहीं करके दे रही, और आपको क्या करके दे आईपीएल जो कर रहा है वो सैल्यूट है आईपीएल को और बोर्ड ऑफ इंडिया को, बिकॉज इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स के ऊपर नोटों की बारिश कर दी है और उनको बताया कि बेटा आप मुल्क के लिए करो, हम आपके लिए करेंगे। ये होता है क्रिकेट बोर्ड और ये होती है क्रिकेट। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम इंडिया, और मुझे लग रहा है कि कल का मैच बड़े आराम से इंडिया जो है वो जीत जाएगा। इंडिया को जीतना चाहिए कल का मैच, क्योंकि कल के मैच में कोई खास मसला होना नहीं चाहिए इंडिया को। ये मैच में अगर मेरे हाई स्कोर की बात करोगे तो मैं जायसवाल साहब को हाई स्कोरर गिनूंगा, अपना यशस्वी जायसवाल मेरे हाई स्कोरर रहेंगे और हाईएस्ट विकेट टेकर मेरे रवि बिश्नोई रहेंगे। मुझे पता है कि मैं जो है वो छोड़ता बहुत हूँ, लेकिन ये भी बात मेरी लिख के रख लेना। कल 4 बजे मैच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और इंडियन वक्त के मुताबिक 4:30 बजे मैच है। बाकी आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।